कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट या साइबेरियन क्लाइमेट या साइबेरियाई जलवायु। ये साइबेरिया क्षेत्र, जो साइबेरिया का जो जंगली क्षेत्र है, कह सकते हैं रसिया का एक बहुत बड़ा रीजन है साइबेरिया, उसी वो पूरा वर्ण वाला क्षेत्र है, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का, इस जलवायु का नाम साइबेरियन क्लाइमेट पड़ा है। अक्सर दोस्तों हम सर्दियों में देखते हैं कि पक्षियों के बड़े बड़े झुंड उत्तर भारत में या भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है। कहते हैं कि ये पक्षी साइबेरिया से आए हैं, साइबेरियाई क्षेत्रों से आए हैं। साइबेरिया कोई एक जगह नहीं, एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो साइबेरियाई क्षेत्रों से आए हैं। एक्चुअली होता यह है कि सर्दियों में ये साइबेरियाई क्षेत्र पूरी तरह से जम जाता है और यहाँ पर ऐसे पक्षियों के लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर उड़ते जाते हैं और उड़ते हुए भारत तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे साइबेरियाई क्लाइमेट की, कैसी है वहाँ की जलवायु। तो चलिए अब हम आपको चलते हैं अब हम साइबेरिया की ओर और बात करें साइबेरियन क्लाइमेट की। साइबेरियाई जलवायु, जिसे शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, जहां उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर और देखा जाता है। यहाँ पर यदि हम ध्रुवों की ओर बढ़े, उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, तो ये आर्कटिक टुंड्रा के साथ कनाडा और यूरेशियाई क्षेत्रों में आर्कटिक टुंड्रा के साथ मर्ज कर जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्रों में इसकी कठोरता कम होती जाती है और टेम्परेट, जो कि शीतोष्ण स्टेपी क्लाइमेट है, जो स्टेपी जलवायु है, उसमें विलीन हो जाते हैं। यहाँ सदाहरित शंकु वन यानी कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में देखा जा सकता है। शंकुधारी वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तृत समूह टैगा है। टैगा जो है वो सर्वाधिक विस्तृत समूह है, ये रसिया में पाया जाता है। और जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, टैगा जो है शंकुधारी वनों का एक रसियन नेम है, रूसी नाम है। यूरोप में साइबेरियाई जलवायु उत्तरी यूरोप के स्वीडन, फिनलैंड में पाई जाती है। यूरोप में ये जो है हमारा जो ये जलवायु है, ये देखा जाएगा उत्तरी यूरोप में, स्वीडन और फिनलैंड में। जबकि जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड के अलावा यूरोप के कुछ अन्य भागों में ऊंचाई वाले स्थानों पर यानी या पर्वतीय स्थानों पर साइबेरियाई जलवायु या टैगा वन पाए जाते हैं, ये देखने को मिलता है। तो इसके अलावा जो उत्तरी यूरोप में कौन सा है, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस तरह की जलवायु देखे जा सकते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका, जबकि वहीं उत्तरी अमेरिका के अलास्का से कनाडा में लेब्राडोर तक तथा रॉकी पर्वत श्रेणी आदि क्षेत्रों में ऐसी जलवायु एवं वनस्पति देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर जो सक्रिय भूभाग के कारण, सक्रिय महाद्वीप के कारण और गहरे समुद्री प्रभाव की वजह से यहाँ साइबेरिया जलवायु अनुपस्थित होती है। तीव्र या मजबूत महासागरीय प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में तीक्ष्ण मौसमी प्रभाव कम देखा जाता है। सागर जो है, समुद्र जो मौसमी प्रभाव को एक मॉडरेट करने की का काम करता है। ना बहुत ज्यादा सागर तटीय क्षेत्रों में ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा ठंड जनरली देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ साइबेरियाई जलवायु अनुपस्थित है। परंतु दक्षिणी चिली, इसका जो दक्षिणी चिली का जो हिस्सा है, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्से के कुछ क्षेत्र है, जो ऊंचाई वाले या पर्वतीय क्षेत्रों में साइबेरियाई जलवायु या शंकुधारी वन देखे जा सकते हैं। तो ये है हमारा यहाँ का, देख सकते हैं जो मूल रूप से जो साइबेरियाई जलवायु जा पाया था, ये है अलास्का, और ये रहा लेब्राडोर का क्षेत्र इधर, और ये अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पर यूरोप का पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी या उत्तरी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर ये पूर्व में रसिया के जो पूर्वी हिस्से हैं, पूर्वी तट तक इसका विस्तार है। आप इसको यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये सीधा साधा मैप है साइबेरियन क्लाइमेट का, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके जो साइबेरियन क्लाइमेट की कुछ विशेषताएं हैं उस पर। साइबेरियाई जलवायु जो है 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों एवं बहुत छोटी बसंत एवं ग्रीष्म वाली होती है। यहाँ बसंत या जो ग्रीष्म होता है बहुत छोटा होता है, जबकि सर्दियाँ काफ़ी लंबी होती है। बसंत या ग्रीष्म 1 से 2 महीने के लिए आता है और बाकी सर्दियाँ बहुत लंबी होती है और ये कड़ाके की ठंड देखी जाती है। यहाँ एनुअल टेम्परेचर भी
का एनुअल टेम्परेचर का रेंज भी लगभग ठीक ठाक होता है, एक ऊंचा रेंज पाया जाता है। यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट के भी टेम्परेचर बहुत नीचे 15-20 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और गर्मी और इसका जो गर्मियों में टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी समझ सकते हैं आप लगभग 30 डिग्री के आसपास इसका वेरिएशन है इसका टेम्परेचर का। यहाँ 30 डिग्री के आसपास इसका वेरिएशन में टेम्परेचर होता है। यहाँ सितंबर आते आते सभी नदियां झीलें जम जाती है। यहाँ जो सितंबर आते आते जो सभी नदियां झीलें आदि जम जाती हैं, और यहाँ तक तो नदियां तालाब जलती है, और बहती हुई जो नदियां हैं वो भी कई दिनों तक जमी रहती है। अंदरूनी यूरेशियाई क्षेत्रों में, जहाँ जो महासागरीय प्रभाव से बहुत दूर है, बहुत कम वर्षा प्राप्त करती है। जो अंदरूनी जो इंटीरियर है यूरेशियाई क्षेत्र, यहाँ वर्षा बहुत कम देखी जाती है। जनरली यहाँ का जो रेनफॉल है वो 40 से 60 सेंटीमीटर के आसपास देखा जाता है, और जो रेनफॉल होता है वो मैक्सिमम गर्मियों में होता है। उसके बाद भी कह सकते हैं कि ये इसका एक समांग वितरण है, जैसे तैसे बारिश नहीं होती, एक पूरा सिस्टम है बारिश होने का। अधिकतम वर्षा गर्मियों में होती है। सोवियत संघ का जो क्षेत्र रहा है वो पूरा हिमपात से प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र में जो खासकर ये जो सोवियत रीजन का हिस्सा रहा, मैक्सिमम इस क्षेत्र में क्या सोवियत रीजन का मैक्सिमम इसे हिमपात से पूरा प्रभावित रहता है, जबकि यहाँ टुंड्रा या टैगा क्षेत्रों में सर्वाधिक हिमपात होता है। गर्मी एवं बसंत के प्रभाव से यहाँ हिमालय एवं एल्प्स की तरह, हिमालय या एल्प्स की तरह जो सालों भर जो बर्फ से ढके हुए एरिया रीजन नहीं पाए जाते। यहाँ पर सालों भर आइस कैप जो क्षेत्र होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का बर्फ जो पिघल जाता है। गर्मियों में जमी हुई नदियों के पिघलने से यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो नदियां जमी हुई होती है, जैसे वो पिघलना शुरू करती है तो फिर यहाँ पर एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बर्फ की जो मोटी चादर है अपने अचानक जो उसका पुअर कंडक्टर होता है हीट और लाइट का, तो ऐसे में हीट या एनर्जी का पुअर कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ की जमीन को बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म होने नहीं देता है। वसंत और ये जो बर्फ का यहाँ पर कुछ फायदा भी है, जैसे कि जनरली बसंत और ग्रीष्म में जो बर्फ की जो चादरें हैं, यहाँ पर जो स्थानीय वनस्पतियां हैं उनको नमी उपलब्ध कराती है, यानी कि सिंचाई की जरूरत नहीं होती। वो एक नेचुरल सिंचाई की व्यवस्था वो बर्फ से मिलता है, उनको नमी मिल जाता है, पानी उसका पिघलता हुआ। अब यहाँ बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों की। साइबेरियाई जलवायु की जो प्राकृतिक वनस्पति है, साइबेरियाई पर्यावरण में शंकुधारी वनस्पतियों जैसे कोई और वनस्पति अनुकूलित नहीं हो पाती। यहाँ यदि सर्वाधिक जो अनुकूलित है इस क्षेत्र के लिए वो है शंकुधारी वनस्पति है इसके। यूरेशियाई एवं उत्तरी अमेरिका में शंकुधारी वनों का क्षेत्र जो है सॉफ्ट लकड़ियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सॉफ्ट लकड़ियां यानी मृदु लकड़ियां जो मृदु कास्ट जिसे हिंदी में बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल इमारत में बनाने में, फर्नीचर बनाने में, या फिर वो माचिस बनाने में, लकड़ी या फिर लुगदी बनाने में, लुगदी जो कि बाद में चल के वो जिससे प्लाईवुड वगैरह बनाया जाता है, इस तरह की चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया का जो सर्वाधिक जो मृदु कास्ट का उत्पादक है वो यूएसए, कनाडा, रसिया और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे वगैरह। यहाँ पर सबसे सर्वाधिक ये पाए जाते हैं, इस तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए जो है सॉफ्ट लकड़ियों का सबसे बड़ा सर्वाधिक सॉफ्ट लकड़ियों का निर्यात रसिया, कनाडा और यूएसए से होता है। जबकि यूएसए जो वुड पल्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि और इस क्षेत्र में यदि बात करें तो भारत पहला, इसको फैक्ट मुझे इसका चेक करने का मौका नहीं मिला, तो पहला या दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है कास्ट लुगदी का, वुड पल्प का। इसको एक बार कहीं आप इसको चेक कर लें। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसे सदाहरित जो की है वो एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। शंकुधारी वनों में पेड़ों की जो ऊंचाई है लगभग वो समान विकास होता है, बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई 100 फीट तक देखी जाती है, साधारणतः इसकी ऊंचाई 100 फीट के आसपास होती है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स। यहाँ पर जो 4 मुख्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, फर, पाइन, स्प्रूस एंड लार्च। कॉनिफेरस ट्रीज ग्रो इंस्टेड वाउट रेयर द, ये जो है कॉनिफेरस ट्री जो होते हैं, कॉनिफेरस पौधे होते हैं, शंकुधारी वनस्पतियां मुख्य रूप से
इन वनस्पतियों का विकास शंक्वाकार या त्रिभुजाकार आकृति में होता है ताकि इस पर हवा और बर्फ की पकड़ कम रहे, क्योंकि यहाँ पर हवाएं भी काफी तेज बहती हैं और बर्फ भी भारी बर्फबारी भी बहुत होती है। यदि पेड़ पेड़ के वितान यदि फैले होंगे, उनका जो कैनोपी है बहुत ज्यादा होगा, तो बर्फ के प्रभाव से वो टूटने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ अपने आप को ऐसे अनुकूलित किए हुए हैं कि ये इस पर इनका असर नहीं होता है। शंक्वाकार या त्रिभुजाकार इनकी आकृति होती है, ऐसे ही इनका विकास होता है। यहाँ पर पत्तियों का वार्षिक, हर साल यहाँ पत्तियां नहीं झड़ती पेड़ से या पर पर्णपाती वनों की तरफ पत्ते हर साल नहीं झड़ते। ये एक ही पत्ता लगभग 5 साल, कभी कभी 5 साल तक रह जाता है। पत्ते लगे रहने की वजह से जैसे ही गर्मी या बसंत आता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है और फिर इसकी जो सुई जैसी आकृति है, पत्तियों पर मोम जैसी परत, एक्चुअली इस पर देखें, यदि यहाँ का जो ग्रीष्म है या बसंत है बहुत छोटा होता है, ऐसे में यदि पत्तियां झड़ जाए हर साल, तो झड़ने के बाद फिर से नई पत्तियां उगने में और फिर उसका विकास करने में बहुत समय लगेगा और ऐसे में बसंत ग्रीष्म सब बीत जाएगा और इनका विकास काफी प्रभाव, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब बात करें यहाँ की पत्तियों की आकृति की, तो सुई जैसी पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं और इन पर मोम जैसी परत होती है जो नमी का ज्यादा नुकसान नहीं होने देती। पत्तियों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से सर्दियों में ये सूखते नहीं है। दूसरा है दो चीज, एक तो मोम जैसी परत है और दूसरी उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, जिससे यहाँ पर नमी का ह्रास बिल्कुल कम होता है, जिसके कारण ये सर्दियों में सूखती नहीं है। इनका भोजन जो होता है पत्तियों में नहीं, तना में संचित रहता है। इसके छाल भी काफी मोटे होते हैं ताकि इसको पेड़ों को ठंड से बचाया जा सके। इन वनों में जो मृदा होती है वो काफी पुअर कह सकते हैं, पुअर टाइप ऑफ सॉइल होता है। ये काफी निम्न गुणवत्ता वाली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर लीचिंग इफेक्ट बहुत ही मतलब एक्टिव रहता है। लीचिंग का जो प्रभाव है वो होता रहता है, जिसके कारण यहाँ की जो मृदा है काफी अम्लीय होती है, एसिडिक होता है। और हम जानते हैं कि जो अम्लीय मृदा कृषि के लिए या फिर किसी भी वनस्पतियों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते इसको। पत्तियों के न झड़ने से, यहाँ चूंकि पत्तियां नहीं झड़ती हैं, तो जिसके कारण इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है और यहाँ पर ह्यूमस भी बहुत कम पाया जाता है। जिसके कारण ह्यूमस बहुत कम, पत्तियों के न झड़ने से ह्यूमस काफी कम है। यहाँ पर ह्यूमस तो होगा ही नहीं, क्योंकि पत्तियां साल में 5 साल में एक बार पत्तियां बदलती है, तो कहाँ से ह्यूमस मिलेगा इनको। इन सब के अलावा सूर्यातप या धूप की अनुपस्थिति और छोटा ग्रीष्मकाल, ये जो ऊपर हमने वर्णन किया, उसके अलावा जो छोटा ग्रीष्मकाल है और धूप की अनुपस्थिति जो है, इसकी वजह से भी यहाँ पर छोटा वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा वनस्पति या फिर वनस्पति विविधता नहीं पाई जाती। तो ये एक दृश्य है एक कॉनिफेरस वन का, कॉनिफेरस शंकुधारी वन का। यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये देख सकते हैं एक लगभग त्रिभुजाकार स्थिति होती है इनकी, लेकिन जबकि ये एक शंक्वाकार होता है, शंकु की तरह होता है, कोनिकल इसका शेप होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ के कृषि की। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके कि यहाँ की मृदा की जो गुणवत्ता है काफी निम्न है ऐसे में, और यहाँ जो ग्रीष्म या बसंत काल है बहुत छोटा होता है। यहाँ पर कृषि विकास की संभावनाएं बहुत कम देखी जा सकती है। यदि तो हम कृषि विकास की तो काफी पिछड़ा है, इसके कारण ये कृषि क्षेत्र काफी पिछड़ा है और यहाँ पर मुख्य रूप से एग्रो फॉरेस्ट्री का काम देखा जाता है, किया जाता है। यहाँ पर शंकुधारी वनों में वनस्पतियों की सीमित संख्या पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्रों में जैसे देखिए आप पाएंगे पाइन है, स्पूर्स है और फर है। यहाँ पर जो उत्तरी क्षेत्र में तो हाँ ये 3 चीजें पाई जाएंगी, पाइन, स्पूर्स, फर, और दक्षिणी क्षेत्रों में लार्च। यहाँ वनों में के आसपास जो होता है सजातीय, यहाँ जो होता है वनों में आसपास जो है एक कह सकते हैं होमोजीनियस ग्रुप पाए, सजातीय समूह पाए जाते हैं। यानी कि एक पेड़ है, किसी कहीं भी पहुंच जाए तो वहां पर जो पेड़ है वो लगभग एक समान पाए जाएंगे। यदि पाइन है तो पाइन ही है सब आसपास, स्पूर्स है तो स्पूर्स का ही जंगल है, लार्च है तो लार्च का पूरा जंगल है। ऐसे में यहाँ पर इनका जो व्यावसायिक उत्पादन है, चाहे उनकी व्यावसायिक कटाई हो या फिर पुनः रोपण हो, काफी आसान हो जाता है।
इन पेड़ों को काट कर सॉफ्ट लकड़ी, जो कि एक मृदु काष्ठ या लुगदी प्राप्त किया जाता है। जो सॉफ्ट लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग पहले भी देख चुके कि माचिस बनाने में, डब्बे बनाने में या खिलौने बनाने में किया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है। लुगदी का इस्तेमाल केमिकल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में होता है। लुगदी एवं कागज के क्षेत्र में जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है वो अग्रणी देश है। इसका काफी ये क्षेत्र वुड पल्प के मामले में बहुत ही इसका उत्पादन बहुत ज्यादा करते हैं ये, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा है इनका। सॉफ्ट इन मृदु लकड़ियों का उपयोग मूल रूप से अलग अलग उद्योगों में किया जाता है इसका, जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, डाइज है, और फिर वुड अल्कोहल वगैरह बनाने में जो पायरोलिग्नियस वुड अल्कोहल बनते हैं, मिथाइल अल्कोहल जिसको भी कहते हैं, हाँ मिथाइल अल्कोहल। और कुछ हार्डबोर्ड्स वगैरह जैसे हम लोग जिस पर लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, उसका निर्माण खिलौने बनाने में, या फिर पैकिंग के डब्बे बनाने में, पैकेजिंग के लिए, फूड पैकेजिंग हो या फिर खिलौनों की या कुछ भी फलों के पैकिंग के जो डब्बे बनाए जाते हैं। अब तो हालांकि इस पर प्लास्टिक और फाइबर के डब्बे आते हैं। इनके अलावा जो कि ये जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, जो वैलीज हैं, निचले क्षेत्रों में, यहाँ पर एक सघन आबादी देखी जाती है, जिसके और यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। इसमें लोग जौ, गेहूं आदि उगाते हैं और मिश्रित कृषि की पद्धति पर ये लोग काम करते हैं। इस सब अनाज के अलावा यहाँ फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं, लेकिन ये बहुत कम है। और काफी निचले क्षेत्रों में, स्टेपी के आसपास का जो रीजन है वो निचले घाटी वाला और या फिर घाटी वाले क्षेत्र है, यहाँ पर इसको देखने को मिलता है इस तरह के प्रैक्टिसेस। क्योंकि ये यहाँ साल भर लगभग टेम्परेचर 10 डिग्री से 6 डिग्री से नीचे ही रहता है, जो कि पौधों के जो ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट, जो सबसे टेम्परेचर है रिक्वायर होता है वो 6 डिग्री से ऊपर होता है। 6 डिग्री से नीचे किसी भी पौधे का ग्रोथ संभव नहीं है, और ऐसे क्लाइमेट में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये था आज हमारा एक साइबेरियन क्लाइमेट। तो साइबेरियाई जलवायु ये पूरा हम लोग आज जिसको देखें। यदि इसमें किसी को कुछ सवाल हो, कुछ क्वेरीज हो, तो बिल्कुल जरूर इसको कमेंट करें। और हम लोग अब जो देख रहे हैं कि हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज खत्म होने को है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग लॉरेंसियन और टुंड्रा क्लाइमेट पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर जाएंगे और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग तो उसके बारे में यदि कुछ आपके सुझाव हों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए तो आप जरूर दें। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको टैग कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लॉरेंसियन और टुंड्रा क्लाइमेट में। तब तक के लिए